हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब अच्छे होंगे घरों पे। कल हमने जो एडवांस मैथ में एरिया स्टार्ट किया था, तो कल उसका फर्स्ट पार्ट मैंने रिलीज किया था यूट्यूब पे, और मैंने स्टूडेंट्स से कहा था कि कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मतलब काम आपका चलेगा नहीं चलेगा। एक तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से बोर्ड का जो मैंने घर पर अरेंज किया उसके लिए, तो सब स्टूडेंटों का लगभग पॉजिटिव रिएक्शन था कि सर कोई दिक्कत नहीं, हमें आराम से समझ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। जब तक कल एरिया हमने शुरू किया था, चतुर्भुज पढ़ा था हमने। और ध्यान रखिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करने से कल मैं वापस कह रहा हूं, कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास लगभग 60% कल की क्लास से ही रिलेट रहेगी। कल मैंने आपको काफी प्रूफ करके इन चीजों को बताया था, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, किस तरीके से क्षेत्रफलों की प्रॉपर्टीज होती है, कल मैंने बताया था। सब चतुर्भुजों को मैंने एक साथ लेके कल बताया था। आज मैं इनको अलग अलग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कल मैंने बोला था हम आयत स्टार्ट करेंगे, लेकिन आयत नहीं, हम सबसे पहले वर्ग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग सब कॉपी लेके बैठिएगा हाथ में और टॉपिक का नाम डालिएगा वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा लिखते भी रहिएगा साथ में, जहां आपको लगे कि मैं थोड़ा आगे भी कर रहा हूं, थोड़ा पीछे रह गए, पॉज करके रिवाइंड करके देखिएगा। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहीं भी आपको कम समझ आता है वापस रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज लिखूंगा। फिर भी आपको किसी चीज में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उस चीज को फिर हम वापस सुधारेंगे। तो वर्ग स्टार्ट करेंगे आज हम। वर्ग क्या होता है, देखो हिंदी में मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप लोग मेरी जो बोलता हूं उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। मैं आपको मैथमेटिकली सब चीज लिखता रहूंगा, देखिएगा। वर्ग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आयत को ले लेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो। पहला कंडीशन, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो। तो सब भुजाओं को, सब साइड्स को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। ठीक है, दो विकर्ण होते हैं, इसके दोनों विकर्णों की लंबाई भी समान होती है, मतलब D1 हमेशा किसके बराबर होता है, D2 है। समझते जाइएगा, चारों भुजाओं की लंबाई समान, D1 बराबर D2। थर्ड कंडीशन, विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, और चारों भुजाओं जहां पर मिलती हैं इंटरसेक्शन भी 90 डिग्री पर होता है। बहुत छोटी छोटी बातें जो आप पहले से भी जानते होंगे। चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मिलती हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर ही काटते हैं। विकर्णों की लंबाई समान होती है, तो मैं दोनों विकर्णों की लंबाई को डी से ही रिप्रेजेंट कर लूंगा यहाँ पे। क्लियर है बात। आगे क्या मैं इसमें बात करता हूं, तो इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले परिमाप देख लेते हैं। सबसे पहले परिमाप देखिए, परिमाप क्या होता है पहले तो ये क्लियर रखिए आप। थोड़ा सा मैं परिमाप के बारे में आपको बता देता हूँ। परिमाप जिसे पेरीमीटर बोला जाता है, किसी भी आकृति, चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पॉलीगन हो, सर्किल हो, किसी भी आकृति के पूरे किनारों की लंबाई ही हमेशा परिमाप कहलाती है। जहां जहां पर ये जा रही है इसकी भुजाएं, उन सबको यदि मैं जोड़ देता हूं तो वो सब परिमाप कहलाती है। ठीक है, जैसे त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग परिमाप होगा। वृत्त में ये पूरी जो लाइन है इसको जोड़ लीजिए, ये नाप लीजिए कितनी लंबी लाइन है ये इसका परिमाप होगा। कोई सा भी पॉलीगन ले लीजिए, जैसे आप पंचभुज ले लीजिए, ये लीजिए, तो इन पांचों भुजाओं का आप जोड़ दीजिए, ये इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, परिमाप इसका होगा 4 है। पहले कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो नॉर्मल आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पता लग जाएगा। फिर कुछ अच्छी चीजें आपको मैं इसमें बताऊंगा वर्ग के बारे में। क्वेश्चंस लगभग 125 से 150 क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, वो सब आपको लिंक डाल दूंगा मैं पीडीएफ पे। पीडीएफ लिंक आपकी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब मैं कह दूंगा उस दिन आप डाउनलोड उसको कर लीजिएगा, उस दिन अगले दिन से हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। परिमाप होता है 4 है। सेकंड नंबर पे आता है इसका क्षेत्रफल। देखिए एरिया कैसे निकालते हैं इसका। एरिया निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले एरिया निकालने का तरीका होता है भुजा स्क्वायर। इसका एरिया किससे निकल सकता है, भुजा स्क्वायर से निकल सकता है, पहला तरीका। दूसरा एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। ये तरीका आपको याद है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। क्लियर। दूसरा तरीका देखो एरिया निकालने का। एक काम करते हैं हम, इस वाले त्रिभुज को लेता हूं मैं, इस वाले को, केवल इसको। क्या 90 डिग्री है, क्या ये डी है, विकर्ण है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। मैं ये टुकड़ा ले रहा हूं, ये टुकड़ा देखिएगा, ये ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला टुकड़ा। हमेशा इतना आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, आता भी होगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है जो केवल समकोण पर लागू होती है। जो प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
क्या मैं इसको कह सकता हूं डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर? क्या मैं ये भी कह सकता हूं यदि मैं d बराबर यदि मैं लिखना चाहूं यहां से तो 2 का रूट 2 और 1 का, तो d बराबर तो हो गया रूट 2a। क्लियर है? और यदि मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो बटा 2 आ जाएगा और a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी d स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब यहां से हमें दो चीजें मिल गई। पहली चीज, यदि मैं विकर्ण निकालना चाहूं, किसी भी वर्ग का विकर्ण निकालना चाहूं तो रूट 2a, भुजा को रूट 2 से यदि गुणा कर देते हैं तो वर्ग का विकर्ण आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत काम में आएगी। भुजा को जब रूट 2 से गुणा कर देते हैं तो हमेशा विकर्ण का पता लगता है, हमको डायगोनल का पता लगता है। और a स्क्वायर ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसको दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर बटा 2। मतलब क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला इसका बन के आता है a बराबर क्या होता है d स्क्वायर बटा 2 होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, ये d स्क्वायर बटा 2 आप एक तरीके से निकाल सकते हो क्या? थोड़ा सा कल की क्लास पे फोकस करना, देखें एक बार आप किस तरीके से पता लगेगा कि वास्तव में डी स्क्वायर बटा 2 फॉर्मूला होना चाहिए। देखो हम दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। मैंने कल बताया था वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इन चारों के अंदर एरिया निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है 1/2 d1 d2 साइन थीटा। मैं पहले कह रहा हूं आज से पहले कल का वीडियो जरूर देखना, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। 1/2 d1 d2 साइन थीटा, थीटा होता है इनके बीच का कोण। अच्छा, यहां मैंने दोनों को d माना क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, तो ये भी d ये भी d गुणा d साइन थीटा। अभी मैंने बताया 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 1 को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, d को d से गुणा करेंगे ये d स्क्वायर बन जाएगा बटा 2। यहां से भी इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं। बोलो है ना? ठीक है, तो पहला भुजा स्क्वायर, दूसरा विकर्ण स्क्वायर बटा 2। विकर्ण बराबर होता है रूट 2a, जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, विकर्ण बराबर होता है रूट 2a। चलिए थोड़ी सी अब मैं आगे की बात आपसे करना चाहता हूं। इसमें कोई सा भी, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं वर्गों के ना, कोई सा भी वर्ग ले लेते हैं। यदि आप वर्ग के विकर्ण खींच देते हैं तो 4 हिस्से बनते हैं, a1 a2 a3 और a4, 4 हिस्से बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? समान होता है। इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल वर्ग में हमेशा समान होता है। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा, यदि इसका क्षेत्रफल 20 होगा तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा तो इसका भी 20 होगा। चारों हिस्सों का क्षेत्रफल समान होता है। 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका। वर्ग के चारों हिस्सों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? समान होता है। क्लियर है बात? और कल एक प्रॉपर्टी बताई थी वो सब चतुर्भुजों पे लागू होती है कि a2 गुणा a4 बराबर होता है a1 गुणा a3 के। आप देखो यहाँ पे भी लागू होती है वो बात। 1/4 गुणा 1/4 1/16 बराबर 1/4 गुणा 1/4 1/16। किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी सब पे लागू होती है। इन दोनों का गुणा हमेशा इन दोनों के गुणा के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इसमें चारों हिस्सों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। किस किस में? कल समझाया था, प्रूफ करके बताया था। ये काम वर्ग में भी लिखूंगा, यही वापस समझिए। 4 हिस्से होते हैं, ये प्रॉपर्टी वर्ग में भी होती है, आयत में भी होती है। मैं लास्ट में जब इनका बेसिक खत्म हो जाएगा चतुर्भुज का, जब मैं पूरी लिस्ट बना के आपको जो भी कंफ्यूजन होगा मैं दूर करूंगा आपका कि कौन सी चीज खा होती है खा नहीं होती है। लेकिन एक बार आप डिटेल में समझिएगा, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, क्योंकि लास्ट में आप डेफिनेटली एक बार कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे क्या कौन सी प्रॉपर्टी कौन से चतुर्भुज में लग रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको। इसलिए अभी ध्यान रखिएगा, चारों में ही इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? समान होता है। क्लियर है? और जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कल कि a1 गुणा a3 बराबर होता है a2 गुणा a4, ये दुनिया के हर चतुर्भुज में लगता है, इन चारों में तो लगता ही है। बाकी समलंब चतुर्भुज में भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो कंसेप्ट अप्लाई होता है। लेकिन समलंब में इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है। समलंब में ये प्रॉपर्टी लागू होती है, लेकिन इन समलंब को छोड़ के वर्ग, आयत, सम और समांतर में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और यही ज्यादा काम के होते हैं। इन चारों में, इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? समान होता है। प्रूफ आप कल के वीडियो में देख लीजिएगा क्यों होता है। चलिए आगे बात करता हूं वर्ग की। मैं एक इंपॉर्टेंट बात वर्ग के बारे में आपको बताऊंगा। देखो जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जब तो हम काफी चीजें एक्स्ट्रा सीखेंगे, लेकिन अभी काम की चीजें
एक मैंने वर्ग बनाता हूं मैं, ठीक है, एक मैंने वर्ग बनाया जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई मैंने क्या मान ली, एक। आप इसके बीच में कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं पे भी, मैं नहीं कह रहा विकर्ण बनाइए, कहीं पे भी आप एक बिंदु ले लीजिए। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है और इसके दोनों विकर्ण है ना आपस में समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब बिल्कुल मिडिल में आके क्रॉस होता है। यदि दोनों विकर्णों की लंबाई 50-50 है तो ये 25-25-25-25 के 4 हिस्से बनते हैं। कल के वीडियो में इसको समझाया था आपको, देखिए। तो मैं कह रहा था आप कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए पूरे वर्ग के अंदर। देखिए, मान के चलो मैं ये बिंदु यहां ले लेता हूं, एक बिंदु जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, ओ रख दिया, ठीक है। मैंने एक बिंदु यहां पे लिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, ओ रख दिया, यहां पे रख दीजिए, ठीक है। ओ मैंने यहां पे बिंदु रख दिया। अब सुनिए, अब इसको आप इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। समझिएगा, दो कंसेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना इस बात को। ये मैंने ए बी सी डी नाम रख दिया इसका। अब देखिए, किसी भी बिंदु से आप ना यहां पे इस जगह पे इसको इससे मिला देते हैं। आप ओ को मिला दीजिए ए से, ओ को मिला दीजिए डी से, ओ को मिला दीजिए सी से, ओ को मिला दीजिए बी से, ठीक है। कोई सा भी बिंदु हो सकता है, ओ कहीं पे भी हो सकता है, मैंने इसको मिला दिया। अब सुनिएगा एक बात अच्छी तरह, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात का, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखिए। समझ रहे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। अब इसका क्या मतलब, और दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, यदि मैं इस हिस्से के क्षेत्रफल को मानता हूं P1, इस हिस्से के क्षेत्रफल S1 मान लेते हैं हम, इस हिस्से के क्षेत्रफल को S1 मानता हूं, इसके क्षेत्रफल को मैं मानता हूं S2, इसके क्षेत्रफल को मानता हूं S3, इसके क्षेत्रफल को मानता हूं S4, तो हमेशा S1 प्लस S3 बराबर होगा S2 प्लस S4 के। ये क्या है, कंफ्यूज मत होना। वहां पे मैंने A1 A2 A3 A4 क्षेत्रफल माने थे, लेकिन ध्यान रखना वो हिस्से थे विकर्ण से बने, ये विकर्ण नहीं है। क्लियर रखना है एक चीज को, ये विकर्ण नहीं है, ये ओ कोई सा भी एक बिंदु है जिसके मैंने 4 हिस्से किए हैं। क्लियर है बात? ये A1 A2 A3 A4 विकर्ण नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे बनी इसके बारे में हम 2 मिनट बात कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, देखो दिमाग में, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम रट भी सकते हैं, लेकिन नहीं, रटो मत इनको आप। रटने के लिए ऐसे आप रटने लगे तो बहुत चीजें आपके सामने रखने वाला हूं मैं। तो एक बार समझते हैं इसको कैसे होगा। ये इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं आप, ज्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आपके सामने चीज प्रूफ हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, यहां से यहां एक लंब डाल दीजिए, बिल्कुल, और सेम यहां से यहां एक लंब डाल दीजिए, ठीक है। एक तरीके से बिल्कुल सीधी रेखा हो गई ना, ये एक लंब का काम हो गया, ये सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब अपन यहां पे इनको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी इनके नाम है। आप इन ए को हटा दीजिए यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी इनके नाम है, इनका नाम हम ई रख देते हैं। अच्छा, एक यहां से यहां भी लिख लीजिए, इसका नाम हम रख देते हैं एफ रख देते हैं, इसका नाम जी रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, एच रख देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, यदि मैं ओ ए स्क्वायर की बात करूं, ओ ए स्क्वायर की यदि मैं बात करता हूं, तो क्या ए के समकोण त्रिभुज नहीं हो गया? देखो सीखिए, आप यूं समझिए कि आप त्रिभुज सीख रहे हैं, जरूरी चीज है। ओ ए स्क्वायर यदि मैं निकालता हूं तो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। समझते जाइएगा। इसी प्रकार मैं ओ सी स्क्वायर निकालता हूं, एक बार मैं ओ सी स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूं एक बार, ठीक है। यदि मैं ओ सी स्क्वायर निकालता हूं तो ओ सी स्क्वायर देखिए यही है ना, तो ये इसका इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है ये ओ सी, तो ये होगा किसके बराबर, ओ जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, ओ जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। जहां भी कंफ्यूजन हो पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार में ओ बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओ बी स्क्वायर में निकालता हूं तो देखो ये ओ बी है जो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो ये हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। और ओडी, ओडी का स्क्वायर यदि मैं निकालता हूं, ये ओडी है तो ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो यदि मैं ओ डी का स्क्वायर यदि निकालता हूं
तो ये हो जाएगा ओ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, ओ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूं, ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर को यदि मैं जोड़ता हूं तो देखते हैं क्या होता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ये आएगा ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ जी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। ठीक है, ओके, बराबर ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर को यदि मैं जोड़ता हूं तो ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ओ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। अब ये बराबर होना चाहिए तो समझ लेंगे हमारी बातें प्रूफ हो जाती है। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता। देखो ओ ई से ओ ई मैच हो गया, क्लियर है, और आप देखो कोई चीज मैच हो रही है क्या, ओ जी से ओ जी मैच हो गया, मतलब अब तक तो बराबर चल रहा है। ये दोनों इसके बराबर और हो जाए तो समझ लीजिए हमारी थ्योरी प्रूफ हो चुकी है। इधर लिख रखा है ए और इधर लिख रखा है जी सी, अब देखो, और इधर लिख रखा है बीई। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे आप, क्या ये बीई बराबर नहीं है जीसी के, हाँ या ना, क्या ये बीई बराबर नहीं है जीसी के, बिल्कुल है, तो मैं इस बी को काट के जीसी का स्क्वायर लिख देता हूं। क्या ये जीडी बराबर नहीं है ए के, क्या ये जीडी बराबर नहीं है ए के, बिल्कुल है, तो जीडी को ए लिख देता हूं। अब आप बताइए, इधर ए स्क्वायर से ए मिल गया, जीसी से जीसी मिल गया, मतलब 4 इधर की टर्म बराबर उधर की टर्म है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी बिल्कुल सही है कि इन दोनों का प्लस तथा इन दोनों का प्लस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, अगला मैंने आपको क्या बताया था कि इनका क्षेत्रफल S1 प्लस S3 बराबर होता है किसके, H2 प्लस S4 के। देखिए कैसे होता है, समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु मैंने O माना, इसको A माना, इसको B माना। देखो बेसिक आप सीखेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि वास्तव में कुछ सीखे हैं, फॉर्मूले दुनिया याद करके चल जाती है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर से उधर आ जाता है ना, फिर फॉर्मूलों से होता नहीं है क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट पता होना जरूरी होते हैं। मैंने इसको O माना, ठीक है, इसको यदि मैं O मानता हूं, अब देखिए आप, इसको S1 मानता हूं, इसको S2 मानता हूं, इसको S3 मानता हूं, इसको S4 मानता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, होता है नहीं होता है, चलो ठीक है मानते हैं, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर। यदि मैं S3 निकालने की कोशिश करता हूं, S3, तो ये भुजा तो ए ही होती है। कल की क्लास थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। चलो ठीक है, मैं इसको आधार मानता हूं, मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज का। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई मुझे पता नहीं, लेकिन कल मैं आपको बता रहा था ऊंचाई होती है शीर्ष से उस पर डालेंगे लंब की लंबाई, मैं इसको H1 मान लेता, तो A गुणा H1, क्या ये S3 है क्या, ठीक है। मैं S1 निकालने की कोशिश करता हूं, अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मैं आधार इस बार इसको मानता हूं, 1/2 गुणा आधार गुणा, और इस वाली ऊंचाई, ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई होगी, इससे इस पर डालेंगे लंब की लंबाई, इसको इस बार में H2 मान लेता हूं, तो गुणा में आ जाएगा H2। क्लियर है। अब एक काम करता हूं, दोनों को जोड़ता हूं, S1 में यदि मैं S3 जोड़ूंगा तो 1/2A 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 कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा H1 प्लस H2, बचेगा नहीं बचेगा। और आप मुझे एक बार बता दीजिए, 1/2A और ये H1 प्लस H2 है, ये पूरा यही तो है, और यही तो A भी तो यही होता है, यही तो A है ना, तो गुणा में इसको A लिख दूं, और क्या ये A²/2 नहीं हो गया क्या। अब समझे क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों मिला के A²/2 मतलब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, तो ये दोनों यदि मिला के आधे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों मिला के भी तो आधे रहे होंगे, क्योंकि इन चारों से तो वर्ग ही बन जाएगा। ये मिलके यदि आधे हैं तो ये मिलके भी आधे हो गए, तो ये दोनों आधे, तो ये दोनों मिलके आधे, तो S1 प्लस S3 बराबर H2 प्लस S4। इसी प्रकार यदि आप H2 प्लस S4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी A²/2 ही आएगी, तो मैं कह सकता हूं S1 प्लस S3 बराबर होगा H2 प्लस S4 के। मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे, वेरी गुड। आगे की बात हम करते हैं, थोड़ा सा चाय भी ले लेते हैं साथ में। चलिए,
एक छोटा सा कंसेप्ट अब मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं वर्क के बारे में, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके चलते चीजों को। मैंने आपको पहले कहा एनटीपीसी से 20% अच्छा लेवल हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल, ठीक है ना। तो समझिएगा एक और बात को, आप क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, इतना गारंटी रखिएगा प्री प्लस में सिंगल क्वेश्चन आउट नहीं जा सकता, इतना भरोसा मान के चलिए, ठीक है। यही कारण है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट आज एनटीपीसी के हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भरोसा मान के चलिए, एक भी क्वेश्चन तो बाहर जा ही नहीं सकता, हो सकता है हम कुछ एक्स्ट्रा ही सीख के जाएंगे यहां से। देखिए थोड़ा सा मैं आगे की बात आपसे करता हूं, किस तरीके से हो सकता है सिस्टम। आप कोई सा भी एक व्रत लेके चलिए, अब ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझिएगा, आप एक चीज को समझिएगा। कोई सा भी मैं व्रत लेके चलता हूं और व्रत में ये इसका सेंटर है ओ, है ना। व्रत में इसका सेंटर क्या है, ओ है। अब देखना इस चीज को आप समझिएगा, यहां से ये इसकी त्रिज्या है जिसका नाम मैं क्या रख सकता हूं 8, है ना। और इस पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, होता है ना। इस पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। ये पाई आर स्क्वायर जब है जब मैं यहां से घूम के और इस पूरे को घूम जाऊं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ये पाई आर स्क्वायर। ये इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल पूरे गोले का, यदि इस त्रिज्या को मैं ऐसे पकड़ के और चारों तरफ घुमा दूं तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आ जाता है, पाई आर स्क्वायर आ जाता है। मतलब 360 डिग्री का क्षेत्रफल है ये। तो ये जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एक्चुअली में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री एरिया का, पूरे 360 डिग्री का क्षेत्रफल है ये। मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है कितना, पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे तो इसमें से इस एरिया का क्षेत्रफल बताओ, ये भी आर है और यहां पे है 60 डिग्री का एरिया, मुझे तो बस इसका क्षेत्रफल बताओ इस एरिया का। तो आप सोच के देखिए पूरे का 360 डिग्री का ये है, तो 60 डिग्री का यदि निकालना है तो छठा भाग हो गया। तो आप इसको ऐसे समझिए कि देखो फॉर्मूला बनता कैसे है, बहुत सिंपल तरीका होता है। 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। और यदि आपसे कोई थीटा डिग्री के लिए पूछे, थीटा के लिए पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा, और फॉर्मूला तैयार हो गया। हाँ, इसे बोला जाता है, इसे त्रिज्य खंड बोला जाता है, ठीक है ना। इसे त्रिज्य खंड बोला जाता है, जिसे मैं सेक्टर बोलूंगा आगे से। इसे सेक्टर बोला जाता है, सेक्टर बोल दीजिए आप, चाहे इसे त्रिज्य खंड बोल दीजिए, ठीक है ना। आप सेक्टर बोल सकते हैं, त्रिज्य खंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, है ना। तो ये सेक्टर होता है, 60 डिग्री का सेक्टर है ये, तो 60 डिग्री का सेक्टर है तो गुणा 60 से कर देंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा 60 कर देंगे। जैसे आप 60 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा 60 से कर दोगे। यदि आप 90 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे तो गुणा 90 से कर दोगे। अब देखो यदि मैं कोई 90 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया निकालता हूं, समझिएगा, ये आर होगा 90 डिग्री, इस तरीके से होगा। इस सेक्टर का एरिया यदि मैं निकालूंगा जो 90 डिग्री है, तो क्या मैं इसको गुणा 90 से नहीं करूंगा, बताइए मुझे। और यदि मैं इसे 90 से गुणा करूंगा तो 90 से कितनी बार गया, 4 बार, और मेरे पास आएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। और आप सोच के भी तो देखिए ना, इस पूरे वृत्त का एरिया है कितना, पाई आर स्क्वायर। क्या ये एक तरीके से इसका चौथा हिस्सा नहीं है, ये अगला चौथा ये रहा, अगला चौथा ये रहा, और अगला चौथा ये रहा। पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई आर स्क्वायर बटा 4 मिला के ऑटोमेटिक पूरा पाई आर स्क्वायर हो गया। तो किसी भी सेक्टर का एरिया, किसी भी वृत्त के सेक्टर का एरिया, त्रिज्य खंड का एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं ये चीज समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि एक छोटी सी चीज आपको मुझे समझानी है। प्रश्न आपसे पूछेगा, एक वृत्त है ऐसा, सॉरी वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या है, ए है। मैंने यहां से इस ए को त्रिज्या मानते हुए, यहां से यहां पे मैंने यहां से सेंटर मानते हुए, इसे केंद्र मानते हुए, ए को त्रिज्या मानते हुए एक ऐसा मैंने वृत्त खींचा जो यहां से गया, और इसी प्रकार इसको केंद्र मानते हुए एक ऐसा ही वृत्त खींचा मैंने जो इस तरीके से यहां पे आ गया, इस तरीके से। समझे इस बात को, आप क्या कह रहा हूं। इसको वापस बनाता हूं मैं, एक बार रुकिए, देखिए
इसको सेंटर माना, इसको ए माना और एक मैंने वृत्त ये बनाया, और इसी प्रकार इसको सेंटर माना और इतना ही एक इस तरीके का वृत्त मैंने इसे बनाया, और आपसे पूछेगा हमें इसका क्षेत्रफल बताइए, ये जो पत्ती बनी है ना इसका क्षेत्रफल बताइए क्या। काफी फेमस क्वेश्चनों में से एक है, कभी पूछा नहीं है एमटीपीसी में लेकिन पूछ सकता है। इस पत्ती का क्षेत्रफल बताइए किस तरीके से निकाल सकता है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को? इस पत्ती का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं इस पत्ती का क्षेत्रफल। आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मामले को अपन। इस पत्ती का क्षेत्रफल आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं सुनिए, फिर इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा बाद में, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इस पत्ती का क्षेत्रफल मैंने किस तरीके से निकाला है। और अभी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ किस तरीके से आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, समझने की कोशिश करिएगा, रटिएगा मत, बिल्कुल समझिएगा इस तरीके को। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, सुनना तो एक बार। आपने यहां पे रखा, सेंटर माना इसको, और यहां से इस तरीके से क्या बना दिया, ये बना दिया आपने। ये बताओ यहां से ए त्रिज्या का है ना पूरा, तो आपको नहीं लग रहा यदि मैं इसको पूरा खींच देता, सोच के देखो एक बार, तो ये पूरा एक वृत्त बन जाता, और इस वृत्त का ये हिस्सा चौथा हिस्सा है कि नहीं, बताओ मुझे, ये हिस्सा चौथा हिस्सा है कि नहीं। देखो मैं मानता हूं, सुनना एक बार, मैं मानता हूं इस हिस्से का क्षेत्रफल 1 है, इस हिस्से का क्षेत्रफल 2 है, इस हिस्से का क्षेत्रफल 3 नंबर का मानता हूं। जब आपको समझ आएगा, देखो ये इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर मानता हूं। यदि मैं इसको पूरा ही वृत्त बना देता तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई ए स्क्वायर। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, ए। तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर होता यदि मैं इसमें से इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दूं, इस भाग का। तो क्या इसका एक चौथा हिस्सा नहीं है क्या इस वृत्त का? मैं बात कर रहा हूं किसकी, 2 + 3 की। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं 2 + 3 की। क्या 2 + 3 मिला के, 2 + 3 ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के क्या इस वृत्त का चौथा हिस्सा नहीं बन गया क्या? हाँ या ना? बन गया। तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई ए स्क्वायर बटा 4। जैसा कि अभी हमने देखा 90 डिग्री का एंगल बन गया ये दो त्रिज्याओं के बीच में, ठीक है, पाई ए स्क्वायर बटा 4। अच्छा ठीक है, यही काम इसमें कर सकता हूं। मैंने इसको सेंटर मान के और यहां पे एक वृत्त खींचा ए त्रिज्या का, यदि मैं इसको भी पूरा खींच देता हूं तो क्या ये भी इसका एक तरीके से, यदि मैं पहले और दूसरे को मिला के देखूं तो इस वृत्त का एक चौथा हिस्सा नहीं है क्या? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो पहला और दूसरा यदि मैं मिला देता हूं तो क्या ये भी पाई ए स्क्वायर बटा 4 का काम करेगा कि नहीं करेगा बताइए। तो पहला दूसरा तीसरा मिला के पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये और ये मिला के भी पाई ए स्क्वायर बटा 4। अच्छा अब एक काम कीजिए, मुझे तो ना तो पहले का क्षेत्रफल चाहिए ना तीसरे का चाहिए, मुझे चाहिए किसका? दूसरे का। तो एक छोटा सा काम हम कर दें यहाँ पे, देखो समझिएगा, देखो दिमाग यहीं से खुलता है आप लोगों का। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो जुड़ेंगे तो क्या क्या आएगा? पहला हिस्सा आएगा प्लस तीसरा आएगा प्लस दूसरा आएगा और प्लस दूसरा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और जोड़ने में पाई ए स्क्वायर बटा 4 में पाई ए स्क्वायर बटा 4 जोड़ोगे तो 2 बार जुड़ेगा पाई ए स्क्वायर बटा 4। ऐसे सोचा करो, पाई ए स्क्वायर बटा 4 पाई ए स्क्वायर बटा 4, 2 बार जुड़ गया पाई ए स्क्वायर बटा 4, 2 से 4 गया 2 बार, आ गया पाई ए स्क्वायर बटा 2। आया ना? ये किसका आ गया? इसका। अब यदि ये किस किस का क्षेत्रफल, पहला तीसरा दूसरा और दूसरे का, यदि मैं इसमें से पहला दूसरे तीसरे का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बताओ, केवल दूसरे का क्षेत्रफल बचेगा। अब आप कहोगे पहला दूसरा तीसरे का क्षेत्रफल कहां से आएगा? आप पहले दूसरे और तीसरे को मिला के देखोगे तो वर्ग ही तो है ये। इसका मतलब यदि मैं इसमें से ए स्क्वायर घटा देता हूं तो ये जो क्षेत्रफल आएगा, अब इस पत्ती का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये पत्ती का क्षेत्रफल आ सकता है। तो मैं पाई ए स्क्वायर बटा 2 को हल करता हूं तो पाई की वैल्यू होती है 22 बटा 7। पाई की वैल्यू होती है 22 बटा 7। अब देखिए 22 बटा 7 में 2 का भाग दूंगा तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो 11 बटा 7 ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। 7 को उधर लेके जाओ, 11 स्क्वायर में से 7 ए स्क्वायर गया, कितना बचा? 4। 4 ए स्क्वायर बटा 7। क्वेश्चन का आंसर आता है 4 बटा 7 ए स्क्वायर। मतलब यदि आप किसी वर्ग के अंदर इस तरीके की एक पत्ती बना देते हैं, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, एक पत्ती यदि आप बना देते हो तो इस पत्ती का एरिया हमेशा 4 बटा 7 ए स्क्वायर होता है। दिमाग में रख लीजिएगा अच्छी तरह। कैसे आया? प्रूफ करके मैंने बताया। बात समझ में आ गई आपके? तो आप इस लीफ का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा।
वैसे इसका एक और तरीका होता है होने को तो, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा टफ है। आप तो इस तरीके को दिमाग में रखिए किस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है। कोई डाउट? ठीक है, तो आप इस तरीके से लीफ का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न आएगा, देखो थोड़ा सा इसमें और अच्छा लेवल पकड़ते हैं। आपसे यूं कहेगा, आपसे अभी आपसे क्या कहा कि इस लीफ का एरिया बताइए, आपने कहा 4/7 इसका मतलब है यदि कोई ए भुजा वाले, अच्छी तरह समझना इस लाइन को, क्या बोल रहा हूं, ए भुजा वाले वर्ग के दोनों विकर्णों को मिलाकर कोई पट्टी बना देते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है 4/7 है ना। चलिए अब प्रश्न पता है कैसे बनेगा, अब थोड़ा सा और अच्छा है ये क्वेश्चन, सब आपने आगे आ जाएंगे, अभी समझ लेते हैं। अब पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कहेगा कि मैंने एक इस तरीके से भुजा बनाई, फिर इस तरीके से एक मैंने इसमें, मतलब ये सब व्रत बनाए जा रहे हैं इस तरीके के, एक व्रत मैंने इस तरीके का बना दिया, ठीक है, और एक व्रत मैंने इस तरीके का बना दिया, ये इस तरीके का डायग्राम बना के देगा, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं मैंने क्या मान ली, ए मान ली। अब बताओ इन पत्तियों का क्षेत्रफल क्या होगा सबका मिला के। देखिए किन पत्तियों का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अब देखिए बड़ी इजी सी बात है और समझिएगा आप इसको कैसे करोगे एग्जाम में। अब आप कहोगे सर एक पत्ती का 4/7 होता है तो चारों पत्तियों का 4 गुना 4/7, गलती मत करने वाली, वो एक पत्ती खूब बड़ी होती है जो दोनों विकर्णों को मिलाती है, यह मामला ही अलग है। तो कंसेप्ट वही काम में लो ना। देखो अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि एक पत्ती का एरिया निकल गया तो गुना 4 से करके चारों पत्तियों का एरिया आ सकता है क्या, तो मुझे एक पत्ती का एरिया निकालना है बस। देखते मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको मिला देता हूं, यहां से इसको मिला देता हूं, तो ये पूरी भुजा ए थी तो ये भुजा a/2 हो गई, ठीक है, ये भुजा भी a/2 हो गई, ये चारों भुजा a/2 हो गई। तो एक तरीके से अब मैं ना इस हिस्से को उखाड़ के अलग ले आ रहा हूं, मैं ये एक हिस्सा उखाड़ लेता हूं, समझो। देखो उसी चीज को हम कैसे इस्तेमाल लेता है वो एग्जामिनर, a/2 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 वाला वर्ग और इसकी पत्ती बनी। बताओ ये वाला हिस्सा उठा के मैंने अलग रख दिया। अब यदि इस पत्ती का एरिया निकल जाए तो वही एरिया इस पत्ती का, वही इसका, इसको गुना 4 से कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो वही पहले वाली चीज आपके सामने आ गई, बस वहां भुजा ए थी, यहां भुजा a/2 हो गई, तो यहाँ पे इस पत्ती का जो एरिया होगा वो कितना होगा 4/7, वहां a था तो a², यहाँ a/2 है तो a/2 का स्क्वायर कर दो, 4/7 और ये हो गया a²/4, 4 से 4 कट गया, a²/7 ये एक पत्ती का एरिया है, मुझे चारों पत्तियों का एरिया चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, a²/7 को गुणा करेंगे 4 से, और आप देखिए कमाल की बात, वापस वही एरिया आ गया 4/7 a²। आप यदि इसको 4 से गुणा करते तो आंसर आपका पहुंच जाता। तो समझिएगा वो एक पत्ती दे चाहे ऐसे 4 पत्ती बना दे, थोड़ा सा याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक ही जगह कोई भी भुजा दे सकता है, उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको वर्गों की प्रॉपर्टी बताई थी। चलिए क्वेश्चंस इसके खूब करेंगे अपन, लेकिन टॉपिक आने पर इसके अंदर सबसे बड़ा व्रत कौन सा बन सकता है, और क्या क्या इसके अंदर यदि हम त्रिभुज बनाना चाहें तो कैसा बन सकता है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे आराम से, लेकिन वही करेंगे। हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, किसी भी वर्ग के अंदर ये प्रॉपर्टी वर्ग की नहीं है, वापस बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी वर्ग की नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं वर्ग में भी लगेगी, आयत में भी लगेगी, समांतर में लगेगी और सम में भी लगेगी, चारों में लगेगी। आप इस बिंदु से, ठीक है ना, इस बिंदु से यहां पे कहीं पे भी टच कर दीजिए और वापस यहां पे आके टच कीजिए। आप समझ रहे हैं, आप कहीं पे भी टच कर दीजिए, यहां पे आके टच कर दीजिए। यदि इस पूरे का एरिया यदि a² है, इस पूरे वर्ग का एरिया यदि a² है ना, तो इसका एरिया a²/2 होगा। हमेशा इस त्रिभुज का एरिया आधा होगा। मैं ये नहीं कह रहा यही टच कीजिए, यहां टच कर दीजिए, यहां टच कर दीजिए, सबका एरिया हमेशा बराबर होगा। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, हमेशा ध्यान रखना, दो समांतर भुजाओं के बीच आप कितने भी त्रिभुज बना दीजिए, हमेशा उनका एरिया बराबर होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, उसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब दोनों सब त्रिभुजों का आधार की लंबाई बिल्कुल क्या होनी चाहिए, समान। ऐसे नहीं आप यहां से लेकर यहां मिला दिए, वो नहीं,
क्यों होगा? बड़ा सीधा सा रीजन है भाई, कौन सी बड़ी बात हो, बराबर तो होगा ही, वर्ग में तो इसका आधा होगा, समझ रहे हो आप? वर्ग में इसका आधा होगा, आयत में भी आधा ही होगा, वहां बात में वहां पे बताऊंगा, लेकिन अभी वर्ग का मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। देखो मैं कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेता हूं, याद रखना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। वर्ग में कैसे आधा होता है, देखिए ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, मुझे बताओ पूरे का एरिया ए स्क्वायर, इस त्रिभुज का एरिया निकालता हूं, त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज का निकालता हूं, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार ए है, ऊंचाई ये होगी, और क्या ये भुजा के बराबर ही तो है, बोलो हाँ है ना, यही हो गया बराबर ए स्क्वायर। बहुत छोटी सी चीज है, रटिए मत आप, बिल्कुल एग्जाम में आते वही प्रूफ कर दीजिए, ए स्क्वायर बटा 2 हो रहा है। ऐसा कैसा आयत का डायग्राम बना दूंगा, ऐसा कैसा मैं डायग्राम किसका बना दूंगा, समांतर चतुर्भुज का ऐसा ही डायग्राम समचतुर्भुज बना दूंगा। एक्चुअली में समलंब की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि समलंब में ये दोनों भुजाएं असमांतर होती हैं, तो आप फिर ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी, नहीं होगी, इसलिए वहां पे मैं दो अलग अलग तरीके से उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इसका हमेशा आधा होता है, कितने भी बना लीजिए, सबका एरिया ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर बटा 2 ही होगा। क्लियर है बात? चलिए अब आप टॉपिक का नाम लिखिए आयत। अब मैं बात करता हूं आयत, रेक्टेंगल जिसे बोला जाता है, समझिएगा, देखिए आप आराम से समझिएगा चीजों को, क्लास थोड़ी सी अपनी लंबी भी चलेगी, हो सकता है 40-45 मिनट की क्लास हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको आराम से 2-3 घंटे तक देखते रहा करो, कॉपी पेन जरूर लिया करो, बहुत ज्यादा काम की चीजें आपको मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा, है ना। बात करते हैं आयत की। देखिए आयत और वर्ग में फर्क क्या होता है, बेसिकली फर्क तो ये होता है उसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसकी नहीं होती है ना, इसकी ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन ये एल तो ये है, मैं वैसी चीजों पे कम फोकस दूंगा जो सबको आती है नॉर्मली, है ना। ये एल तो ये एल, ये बी तो ये बी, ये चारों कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, ठीक है। दोनों विकर्णों की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है, दोनों को मैं डी नाम दे दूंगा, पहली प्रॉपर्टी, है ना, दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये 90 डिग्री कोण नहीं बनाता, ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री नहीं होते, इसका कोण का नाम क्या रख देता हूं, थीटा रख देता हूं, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, मतलब ये पूरे विकर्ण की लंबाई है डी, है ना, ये पूरे विकर्ण की लंबाई में क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, इसके बीच का कोण थीटा हो जाता है, 90 डिग्री नहीं होता है। पहला इसका परिमाप, परिमाप आप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, एल और एल, 2L, बी और बी, 2B, 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लूंगा, L प्लस बी, परिमाप। दूसरा, यदि मैं इसके विकर्ण की लंबाई कभी निकालना चाहूं तो विकर्ण की लंबाई आप बड़े आराम से निकाल देते हैं। देखो हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा ले लेता हूं मैं, तो ये भुजा डी हो गई, ये भुजा बी हो गई, ये भुजा क्या हो गई, एल हो गई, तो ये 90 डिग्री है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यदि मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो रूट में आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डायगोनल होता है, इसका विकर्ण होता है, ठीक है। चलिए काम की बातों पे आते हैं। एरिया, ये एल है, ये बी है, ये इसका विकर्ण है। एरिया का एक फॉर्मूला जो आपको खूब आता है, एल गुणा बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो आप इसका काम में ले सकते हो वो ले सकते हो हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा, समझ पाए आप इसको कैसे आया, ये समझ गए कैसे आया। देखिए दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, इनके बीच का कोण थीटा है। कल मैंने बताया था एक फॉर्मूला हाफ d1 d2 साइन थीटा वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अप्लाई होता है। उसका प्रूफ भी मैंने आपको कल बताया था, वो फॉर्मूला बना कैसे है, ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में सब कुछ मैंने बताया आपको। अब दोनों विकर्णों की लंबाई समान, हाफ, दोनों विकर्ण समान, तो दोनों dd मान लिए और साइन थीटा चल ही रहा है, तो फॉर्मूला बन गया हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा। आप लोग क्या एक ही फॉर्मूले के चक्कर में रह जाते हो, लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि विकर्णों की लंबाई इतनी है, उसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है और विकर्णों के बीच का कोण इतना है, बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। आप सोचते हो तेरी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ डी स्क्वायर साइन थीटा इसमें अप्लाई होगा। क्लियर है बात। अगली चीज आयत में भी अप्लाई होती है वही चीज,
इसको प्रूफ आप खुद कीजिएगा, मैं प्रूफ नहीं करके बताऊंगा इस चीज को। कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए ओ, ये ए ये बी, ये ध्यान रखिएगा, जरूर प्रूफ कीजिएगा घर पे बैठ के, जैसा मैंने वर्ग में प्रूफ किया था। ये यहां मिला देते हैं, ये यहां मिला देते हैं, इसको यहां मिला देते हैं, इसको यहां मिला देते हैं। ठीक, हाँ एक चीज हो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 4 हिस्से बनते हैं, चारों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान होता है, विकर्ण से बनने वाले 4 हिस्सों का। कई बार बता चुका हूं इस बात को, अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहां पे बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी लागू होगी। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। प्रूफ आप खुद कीजिएगा, जरूर प्रूफ कीजिएगा कि आखिर वास्तव में हुआ कैसे ये। दूसरा, इसका एरिया S1 मानता हूं, इसका S2 मानता हूं, इसका S3 मानता हूं, इसका क्या मानता हूं, S4। तो हमेशा S1 प्लस S3 बराबर होगा S2 प्लस S4 के। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर इसका एरिया प्लस इसका एरिया होगा। कोई डाउट किसी के दिमाग में यहां तक, इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्लियर है बात। बाकी तो आयत के बारे में इतना कुछ है नहीं, क्योंकि काफी चीजें मैंने वर्ग में बता दी। ये जो कंसेप्ट है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आयत के काफी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आयत के कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, फिक्स होता है, जैसे कुछ एक मैं बता देता हूं, वो ट्रिपलेट्स को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो काफी काम की चीज है आपके लिए। ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स होते हैं जो आयत में भी काम आ जाते हैं। जैसे आपको कभी दे देना ये 5 दे दे, ये 12 दे दे, तो ये हमेशा कितना होता है, 13 होता है। ये याद रख लो कैसे होता है, पाइथागोरस में से 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 100 गुणनतर होता है 13 का स्क्वायर, तो बराबर 13 हो गया। ये तो थोड़ा याद रखिए इनको आप, है ना। जैसे मैं एक लिस्ट बना देता हूं, जैसे कभी भी यदि ये लंबाई और चौड़ाई कभी भी 3 और 4 होना तो ये हमेशा 5 होती है। ऐसे याद रख लो, कभी भी वो 5 दे देना तो ये 3 4 होती है, या फिर कह सकते हैं ये 13 दे देते 5 12 होती है। देखो हमेशा नहीं होती, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। ये जरूरी नहीं है कि ये यदि वैल्यू 5 हो तो ये 3 और ये 4 होगी, ये 5 हो तो ये √ 24 और ये 1 भी हो सकता है, समझ रहे हो। ये √ 23 और ये √ 2 भी हो सकता है, लेकिन 98% केसों में यदि विकर्ण 5 हो तो आप वो 3 और 4 से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 98% केसों में क्वेश्चन सॉल्व इससे हो जाता है। ठीक है ना। ये कुछ फिक्स टर्म्स ऐसी होती है जो ज्यादातर आती है एग्जामों में, खासकर रेलवे SSC में खूब पूछी जाती है। तो यदि कभी भी आपको यूं कह दे कि विकर्ण 5 है तो कोशिश कीजिएगा लंबाई और चौड़ाई को 3 और 4 मानने की। आपसे कह दे कि किसी आयत के लंबाई चौड़ाई 3 और 4 है तो थोड़ा सा दिमाग, हाँ जब 3 और 4 होगी तो खुद भी सोच सकते हो डेफिनेटली 5 होगी। ठीक है ना। ये कि उल्टा नहीं है कि वो 5 होगा तो ये 3 4 हो, ये जरूरी नहीं होता है ना, क्योंकि वो काफी कंडीशन बन जाती है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो जैसे 3 4 और ये 5 है ना। अब आपके सामने, अब इसकी आप गिनती बोलिए, आप 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट्स बन गया। आप इसका कितना भी गुना कर दीजिए, है ना। आप इसको चाहे 1.5 गुना कर दीजिए, 3 को 1.5 गुना करो कितना आएगा 4.5, 8 का 1.5 गुना 6, 5 का 1.5 गुना 7.5, ये भी ट्रिपलेट्स बन गया। मतलब यदि ये भुजा 4.5 है, ये भुजा यदि 6 है तो ये भुजा डेफिनेटली 7.5 होगी, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो 3 4 5 6 8 10, 3 से गुना कर दो, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 4 से गुना कर दो, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20। ठीक है। और इसके अलावा आपके 3 4 5 वाला टर्म हो गया। इसके अलावा 5 12 13 इसका ही होता है प्रोसेस जो मैंने लिख दिया अभी। 5 12 13, 5 को गुना कर दो 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। इसके अलावा ज्यादातर काम में आते हैं 8 15 17 काम में आता है, 7 24 25 काम में आता है। ठीक है ना। इसके अलावा 20 21 29 काम में आता है। ये कुछ ऐसे जो ज्यादा काम में आते हैं। इसके अलावा 9 40 41 काम में आता है। ये कुछ ऐसी टर्म है जो ज्यादा काम में आती है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन से बता देता हूं, बाकी उसमें खूब क्वेश्चन आएंगे। देखो कैसे काम लेना है। प्रश्न क्या कहेगा, आयत को बनाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या कहेगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए यदि उसका विकर्ण है 15 का, यदि उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 15 है, समझ रहे हैं। यदि उसके विकर्ण की लंबाई 15 है तथा उसका परिमाप 42 है तो उस आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब आप देखिए यदि आप इसको मेथड से करने लगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा।
जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ट्रिपलेट्स की बात कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा भरमार मिलेंगे एनटीपीसी में। अब आपको ऐसा सोचिए करो, विकर्ण 15 है तो क्या चांस बनता है? ये विकर्ण 15 है तो लंबाई चौड़ाई 9 12 हो सकती है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, यदि लंबाई चौड़ाई 9 और 12 होगी तो परिमाप निकालेंगे तो 12, परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना में 9 प्लस 12, 12 और 9 21, 21 दूना 42। वास्तव में बात सही है, इसमें 42 जो दिया है एक्चुअली में इसके हिसाब से दिया है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है? 9 और 12 है। लंबाई चौड़ाई 9 12 है तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 9 को आप 12 से गुना कर लीजिए और इसका एरिया आ जाएगा 108। इसका क्या हो जाएगा? आंसर ही रहेगा।